बेटा अगली फैमिली हमारी, और इस अगली फैमिली का नाम ईस्टर है। बहुत अच्छे से वाकफियत ईस्टर से आप लोगों की। तो अब ईस्टर होता क्या है, पहले ईस्टर ये देख लें। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी फैमिली है, 10-15 मिनट की क्लास है। दी अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड are known as the ester, are known as, क्या लिख रहा हूं, are known as ईस्टर्स। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम अल्काइल डेरिवेटिव बना लें तो वो ईस्टर कहलाता है। अच्छा जी, कैसे बनाएं भाई, अभी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको जरूरी ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए। तो ये रहा हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका हमें बनाना है अल्काइल डेरिवेटिव। हमेशा याद रखिएगा बेटा, डेरिवेटिव बनाने के लिए H को रिप्लेस करवाया जाता है बाय मींस ऑफ उस चीज से जो आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, मतलब जो आप बनाना चाह रहे हो। तो इधर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अल्काइल डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें से H निकालना होगा। H कहां से निकलेगा, H इधर से निकलेगा बेटा। अच्छा सर, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें से H क्यों नहीं निकाल रहे? बेटा इसमें से अगर H निकालूंगा तो वो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में से कब निकाला, वो तो मैंने अल्काइल में से निकाल दिया ना। इस चीज को जरा समझ लेना। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। अगर मैं इधर से H निकालने की बात करता हूं तो मैंने अल्काइल में से H निकाला, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में से कब निकाला? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ना मेरे पास ये है, ठीक है, इसे कह रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो भी रिप्लेसमेंट होनी है वो इधर ही होनी है ना। तो इसलिए इस H को रिप्लेस करेंगे बाय मींस ऑफ अल्काइल। तो ये हमारे पास बन जाएगा ईस्टर। यहां तक भी आ गए तो इसके ऊपर भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3CO, C2H5, H हटा के C2H5 लगा दिया। ये हमारे पास कहलाता है बेटा इथाइल एसीटेट। ये बात समझ में आ गई सबको बेटा? कोई सवाल या कंफ्यूजन या परेशानी? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए इसकी प्रिपरेशन पर। नॉमेनक्लेचर इसका भी सबसे लास्ट में देखेंगे, और वो शायद प्रिपरेशन पर आ जाएं पहले। अच्छा प्रिपरेशन इसकी कैसे की जा रही है? अच्छा इसकी प्रिपरेशन को हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा प्रिपरेशन किसकी कर रहा हूं यार, देखो मैंने ये तो बताया ही नहीं। अच्छा बेटा देखो, हर फैमिली का एक एक मेंबर हम तफसीलन पढ़ते हुए चलें। तो यहां पर भी हम इसको छोड़ तो नहीं सकते, तो हम इसको भी जरा तफसीलन पढ़ते हुए चलते हैं। इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले ये इसके बारे में कुछ बुनियादी सी बातें आपको बता दें। ये एक लिक्विड है और इसका फॉर्मूला जो है वो है CH3, C डबल बॉन्ड विद O, O C2H5। ये है इथाइल एसीटेट। अच्छा लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तकरीबन 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 88, हाँ 88 डिग्री सेल्सियस ही याद पड़ रहा है मुझे, 88 89। और इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है, फ्रूटी स्मेल होती है इसके अंदर, ठीक है। तो बड़ा एक अच्छा सा कंपाउंड जो अभी आपके नजरों के सामने है, ठीक है जी।
अब हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन किसकी, इथाइल एसीटेट की। तो इसकी प्रिपरेशन अब देख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की प्रिपरेशन, इसे हम कह रहे हैं बेटा ईस्टेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम एसिटिक एसिड लेते हैं। ये रिएक्शन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी 2-3 बार आ चुका है। और इसका रिएक्शन कराते हैं C2H5OH अल्कोहल के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड की प्रेजेंस में, बिकॉज ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है, मतलब डिहाइड्रेशन होती है इसमें। तो नतीजतन वाटर अलग हो जाता है आपके पास और CH3COO यानी इथाइल एसीटेट बन जाता है। अच्छा, इसके अगर मैकेनिज्म को समझो बेटा, तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड विद O एंड OH। इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। ठीक है। अच्छा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहल्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ OH एंड एसिड्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ H पॉजिटिव्स। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है। अच्छा सर, निकल तो पा नहीं रहा है, एक काम करें ना, यहाँ से OH निकाल कर इधर से H निकाल दें। बेटा ये फनकारी यहाँ मत कर देना प्लीज, क्योंकि एसिड ही रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव आइन। इसके ऊपर शायद माजी की किसी क्लास में मिर्जा ने एक सवाल भी किया था एसिटिक एसिड में ही, इसका जवाब भी मैंने दिया था। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करना जो अहमकाना लगे। लिहाजा यहाँ से H और यहाँ से OH निकालिएगा। तो ये हो गया आपके पास CH3COOC2H5। ठीक है जी, ये आपके पास इथाइल एसीटेट बन गया बेटा। इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा रिएक्शंस पर। अच्छा, कल मुझसे एक बच्चे ने एक सवाल किसी ने पूछा कि सर रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। बेटा देखो, ये दोनों बातें एक ही हैं। कि मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, पता नहीं याद है कि नहीं, भूल गए, या याद हो तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो अब याद कर लो। रिएक्शंस ऑफ इथाइल एसीटेट लिखा हो या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एसीटेट लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा जी, यस सर। इसमें पहला हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। इथाइल एसीटेट के दो ही रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ दो ही रिएक्शंस होते हैं और कोई रिएक्शन ये करता नहीं है, करता है बेटा, लेकिन हमारे कोर्स में ज्यादा रिएक्शंस दिए हुए नहीं है। तो सिर्फ दो ही रिएक्शंस है, उसमें से पहला रिएक्शन ये है रिएक्शन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड विद OOC2H5। जब हम एसिडिक मीडियम में इसको लेकर जाते हैं, अच्छा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, यानी कि वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। इसको भी मैं एक्सपेंड करके डायरेक्ट मैकेनिज्म ही लिख देता हूँ। वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, यानी कि यहाँ पर एसिड मौजूद है। दैट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड और एनी एसिड, एनी अदर एसिड। हम यहाँ पे H पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, इथाइल एसीटेट और वाटर को जब हम रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे से, तो हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है। यानी कि जो इसकी प्रिपरेशन का रिएक्शन है ना बेटा, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पर गौर कर रहे हो, देखो एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिलकर वाटर और इथाइल एसीटेट बना रहे हैं। ये इसी को ही रिवर्स कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्कोहल और एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अगर चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से देखना है तो सर ये हाइड्रेशन हो रही है ना, डिहाइड्रेशन? नहीं, ये हाइड्रोलिसिस है बेटा। एक मिनट मैं इस पर आ रहा हूं। तो ये पॉजिटिव बेटा ये नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और लास्ट में है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रेशन कहलाता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन कहलाता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर, और हाइड्रोलिसिस कहलाता है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन। अच्छा, सम टाइम हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म हाइड्रेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे, अच्छा हाइड्रेशन क्या है, जैसे आप देखते हो CuSO4.5H2O लिखा है, इसी तरीके से MgSO4.7H2O लिखा है, इसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हो। ये जो वाटर का ऐड होना है ना बेटा, बेसिकली ये हाइड्रेशन ही कहलाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस पैटर्न पे किसी सब्सटेंस में हाइड्रेशन होता है, उसी पैटर्न पर, हाइड्रेशन की पैटर्न पर हाइड्रोलिसिस भी हो रहा होता है, यानी कि पूरा पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होता है। लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना हाइड्रेशन तो कहला सकता है, हाइड्रोलिसिस भी कहला सकता है। मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, और आपके कोर्स से ही देता हूं। ठीक है, मैं आपके कोर्स से ही आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आपको चैप्टर 7 की तरफ मैं जरा वापस लेकर जाता हूं। तो चैप्टर 7 में अगर आपको याद हो, वहां पर आपने इथीन की हाइड्रेशन कराई थी। इथीन में जब आप वाटर ऐड करते हैं तो एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ता है, नतीजे में इनके बीच का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। अब यहां पर क्या हुआ, आप इसे क्या बोलेंगे, सर ये तो रिएक्शन हुआ है, तो ये हाइड्रोलिसिस है। बेटा आप इसको हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन दोनों बोल सकते हो, क्योंकि मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म के लिहाज से वाटर ऐड हुआ है तो हाइड्रेशन है। और असल में हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वाटर से इस सब्सटेंस का प्रॉपर वे में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये वाला एक डिफरेंस सर है। जी बेटे। लेकिन कभी कभार हम लोग अक्सर जगहों पे लिखा होता है हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ ब्रेक डाउन तो हुआ नहीं। हाँ, यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे मैं असल में देखो, केमिकल रिएक्शन बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन अगर आप सिर्फ ये दे रहे हो कि ब्रेकडाउन ऑफ विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये जरूरी नहीं है। ये डेफिनेशन, सही डेफिनेशन देने का तरीका ये कि आप कहो केमिकल रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि हर मर्तबा ब्रेकडाउन थोड़ी होता है, कभी कभार तो मॉलिक्यूल यूनाइट भी होता है ना। यहाँ तो एडिशन हुआ है, मतलब यहाँ तो बेसिकली मॉलिक्यूल यूनाइट हो रहा है ना, यहाँ ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा। तो दैट कैन ऑल्सो रेफर एज हाइड्रोलिसिस, बिकॉज प्रॉपर वे में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कहना सही है। हाँ, जो तुम ब्रेकडाउन वाली बात कर रही हो, मतलब आप इसको 90% रिएक्शंस पर ब्रेकडाउन वाली बात सही है। मतलब 90% हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शंस होते हैं वो ब्रेकडाउन के ही होते हैं, बट 10% का एक फिगर हमारे पास स्टिल जो है वो क्या कह सकते हैं कि एक वेरिएबल कॉज करता है। ठीक है, जी सर। असल में हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन ना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, और फर्स्ट ईयर में जो जब इसको पढ़ाया जाता है ना, तो जो एग्जांपल्स फर्स्ट ईयर में दी जाती हैं वो एग्जांपल्स सारी ब्रेकडाउन वाली होती हैं, उनमें से कोई भी यूनाइट करने वाली नहीं होती है। इस वजह से भी आप लोगों के जहन में शायद वो बात होती है, और अक्सर
वहां पे मैंने देखा है ये कि सर फर्स्ट ईयर में लिखा भी था बहुत बार, हाँ तभी मेरे दिमाग में जब भी हाइड्रोलिसिस के बारे में सोचती हूँ हमेशा ब्रेक डाउन ही आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल पढ़ा इतनी बिल्कुल, बार था। वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, मेजोरिटी मेजरली वही होता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। भाई मैं किसी और की क्या बात करूं, जब मैं फर्स्ट ईयर में बच्चों को पीएच और हाइड्रोलिसिस समझा रहा होता हूं तो मैं भी इसी वे में बताता हूं, तो बच्चों के जहन में उस वक्त उनके भी यही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ होता है। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वक्त के साथ साथ चीजें आपकी इवॉल्व होती है ना, तो इट इज जस्ट अ इवोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा जी, अब यही हाइड्रोलिसिस का अमल आप करा दें अगर बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो क्या होगा? बेसिक मीडियम से मुराद ये है कि आपने NaOH लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो रिएक्शन है वो होता तो वाटर के साथ है, और आपके पास तकरीबन इसमें ना 10% NaOH शामिल होता है, 10% इसमें NaOH शामिल कर देते हैं बेसिक मीडियम में। तो एक चीज जो हमारे पास बनती है वो बनती है अल्कोहल, उसके बनने में तो कोई शक व शुबात नहीं है। C2H5 फौरन इस वाटर के OH को निकालकर या बेस के OH को निकालकर, दोनों आप कह सकते हो, बेहतर है कि इसमें आप बेस ही ले लो, तो आप अल्कोहल बना देता है। एंड दैट सोडियम विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये सोडियम एसिटेट यहाँ पे बना देता है। बाद में आप इस सोडियम एसिटेट का मजीद रिएक्शन करवाकर HCl के साथ इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियली जो है यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनता है। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ, इफ वांट टू मेक एसिटिक एसिड, अगर आप एसिटिक एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, HCl, HCl से। हाँ, तो सोडियम हमेशा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि हेलोजन को या अल्कली को हेलोजन या हेलोजन को अल्कली जहां नजर आएगा ये तमाम रिश्ते नाते तोड़कर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो वही किया इन्होंने यहाँ पर भी। इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, इसने अपना बॉन्ड तोड़ा, NaCl बनाया। अब ये गरीब बेचारा बिना बॉन्ड का और ये गरीब बेचारा बिना बॉन्ड का, तो दोनों आपस में ही एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे बाय मेकिंग बॉन्ड। इज दैट क्लियर नाउ? सर तो अगर यहाँ पे हम HCl के बजाय एल्काइल हैलाइड लेते तो क्या वापस ईस्टर बन जाता? यार अल्काइल हैलाइड लेते तो वापस ईस्टर बनना आई थिंक सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इथाइल एसिटेट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड अल्काइल हैलाइड से उसका रिएक्शन करवाना, आई डोंट थिंक सो इट इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मतलब अल्काइल हैलाइड में नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो आई डोंट थिंक सो कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इस तरीके से हो के सोडियम एसिटेट बन जाना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मतलब ऑथेंटिक जवाब या 100% श्योरिटी का जवाब मुझे भी नहीं पता। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इथाइल एसिटेट का इस्तेमाल प्लास्टिसाइजर्स बनाने में किया जाता है। प्लास्टिसाइजर्स जो प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं ना खुशबू के लिए, उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो पॉलीमेरिक पावर इसके अंदर अच्छी होती है। उसके अलावा जो आपके पास आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आते हैं ना, जैसे स्लाइस जूस और एसेंस वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, जो जो आर्टिफिशियल स्मेल या आर्टिफिशियल खुशबू या आर्टिफिशियल कलर होता है, तो उसमें ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है या इथाइल एसिटेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दे हैव अ गुड फ्रूटी स्मेल, स्मेल इनकी अच्छी होती है, और मतलब ह्यूमन बॉडीज को बहुत ज्यादा मतलब इनसे नुकसान नहीं है इन कंपाउंड से, तो इस वजह से हमारे खाने पीने की अशिया में इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियली जो हम चीजें बना रहे होते हैं उनमें। ठीक है भाई, तो कोई मजीद सवाल किसी का या कंफ्यूजन?
नो सर। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। कीटोन के आईयूपीएसी नेम में आप लोगों ने जो नाम लिखा होगा, जैसा मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये नाम लिखा होगा जो गलत है। अब कीटोन के बारे में हम जानते हैं कि कीटोन क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो वो कीटोन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, क्या इस कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो चलो अल्काइल है, क्या दूसरी तरफ अल्काइल है? नो सर। तो नो सर। क्या है दूसरी तरफ बेटा? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। दूसरी तरफ कार्बोनाइल है, तो ये कीटोन कैसे हुआ? ये कीटोन ही नहीं हुआ। यानी कि ये जो दोनों कार्बन्स हैं, ये दोनों कार्बन्स कीटोन्स नहीं हैं, क्योंकि इसके भी देखो कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ अल्काइल है, दूसरी तरफ कार्बोनाइल है, और इसके भी, इस वाले कार्बोनाइल के भी एक तरफ अल्काइल है लेकिन दूसरी तरफ कार्बोनाइल है, अल्काइल नहीं है। शर्त क्या है? दोनों तरफ अल्काइल का होना। सही है बेटा? शर्त समझ में आ रही है? यस सर। तो अब फिर सर इसका सही नाम क्या होगा? बेटा इसका सही नाम लिखने का तरीका यह है 2,4,7 ट्राइमिथाइल 5,6 डाईऑक्सो 3 नोनाओन। ये इसका सही नाम है, क्योंकि 5 और 6 पर तो ऑक्सो है, कार्बोनाइल थोड़ी है वो। मतलब उसे आप कार्बोनाइल कंसीडर नहीं करोगे, मतलब कीटोन कंसीडर नहीं करोगे, वो ऑक्सो कंसीडर होगा सिर्फ। इसलिए आपने लिखा 5,6 डाईऑक्सो। हाँ, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ एक ही है, वो ये रहा, क्योंकि इधर कार्बोनाइल के बोथ साइड आपको अल्काइल नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने लिख दिया 3 नोना ओन। नाम समझ में आया बेटा सबको? ये सर Yes, अगर ये कार्बोनाइल जो है दोनों ही एडजेसेंट कार्बन में नहीं होते तो फिर क्या होता? अच्छा, एडजस्टेंट पर नहीं होते, मिटा के बेटा, एडजेसेंट पे नहीं होते फॉर एग्जांपल तो कहाँ होते? मिसाल के तौर पे मैं अगर इसकी बात करूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको मैं यहां लगा देता हूं। ऐसे कह रहे हो? जी। अब ये तीनों कीटोन है, ठीक है? क्यों कीटोन है तीनों? ये देखो, ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, इसके दोनों तरफ अल्काइल है, ठीक है? ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, इसके भी दोनों तरफ अल्काइल है। ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, इसके भी दोनों तरफ अल्काइल है। अच्छा, अब किसी के जहन में ये सवाल है कि सर ये वाला अल्काइल तो इस कार्बोनाइल का भी हो रहा है, इस कार्बोनाइल का भी हो रहा है। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड पर अल्काइल होना चाहिए। अब वो कौन सी नस्ल का है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सही है? बात वाज़ेह है? तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग में एंड में नोना 3,5,7 ट्राई ऑन हो जाएगा। हाँ, फिर उसी तरीके से वो ट्राई ऑन ही होता। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल किसी का? नो सर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, ईस्टर के नॉमेनक्लेचर हमारे कोर्स में अगर आते हैं तो सिंपल ईस्टर्स आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ईस्टर्स नहीं दिए जाते, क्योंकि हमारे कोर्स में इतनी तफसील ईस्टर की है ही नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जा सकें।
तो अच्छा, ईस्टर का नाम कैसे दिया जाता है कॉमन नेम देने के लिए? कॉमन नेम देने के लिए हम एनाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एनाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर करते हैं। और जो हमारे पास वो होता है IUPAC, उसका रूल बिल्कुल सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। बस फर्क क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लास्ट में आता है ना IC, जैसे मीथानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, जो IC आता है आखिर में, उस IC को हम रिप्लेस कर देते हैं ATE से। यानी कि अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मीथानोइक एसिड, तो आखिर के IC को हटाकर अगर मैं ATE लगाता हूं तो क्या बनेगा? मीथानोएट। ठीक है, अब मैं कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उन कॉमन स्ट्रक्चर्स के आप नाम देखिए, मैं किस तरीके से दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि चक्कर है क्या। जैसे कि ये है अभी आपके पास CH3COCH3। अब ये जो आपके पास इसमें जो एनाइन है, हम अगर कॉमन नेम दे रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन देखना है। अच्छा, एनाइन कौन है बेटा? एनाइन ये है, नेगेटिवली चार्ज है ना, ये पूरा का पूरा एनाइन है। क्योंकि इधर वाले H के साथ जो ऑक्सीजन के साथ लगा था, उस H को हटाकर हमने ये CH3 लगाया है। ये पूरा का पूरा एनाइन है। ठीक है, अच्छा, अब इस एनाइन में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? जल्दी बताओ। दो कार्बन है इसमें, तो इसका लास्ट में आ जाएगा एसीटेट। अच्छा अच्छा, इस एनाइन के साथ क्या लगा हुआ है? कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल। वेरी गुड, ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है। सही है। अच्छा, अब इसका जो IUPAC नेम है सर, वो किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो, जो ऑक्सीजन के साथ लगा है ना, जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, वो आपके पास अटैच ग्रुप कंसीडर होता है। अटैच ग्रुप का मतलब ब्रांच कंसीडर होती है। यानी कि मेन चेन क्या है आपके पास? मेन चेन दरअसल ये है। सही है। तो अब और तो कोई ब्रांच मुझे नजर आ नहीं रही है यहां पर, तो अब नाम देने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन के साथ जो नजर आ रहा है वो अटैच ग्रुप है। सही है। अच्छा ठीक है, यहां पर आपको ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? एक नजर आ रहा है। ठीक है, सही है। और मेन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 2। ठीक है, दो दो नजर आ रहे हैं। तो आपने इसको नाम देना है, अच्छा, ये आपके पास जो मतलब इसका नाम आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा कि आप इसको लिखोगे इथाइल इन दो कार्बन के लिए। सही है। और ये वाला जो है, ये आपके पास क्या कहलाएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए होता है मीथ। अब चूंकि ये एक ईस्टर है, तो मीथा नोएट, इथाइल मीथानोएट इसका नाम होगा। ठीक है, आगे आइए। तकरीबन जितने भी अभी तक आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर्स किए हैं, उसमें इसका रूल ड्रास्टिकली बहुत अलग होता है। अब आपके पास
पहले कॉमन नेम देते हैं। ये पूरा का पूरा एनाइन है। अच्छा, कौन सा एनाइन है ये? बेटा कौन सा एनाइन है ये? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन उसमें जैसे ये 2 कार्बन वाला था ना, एसीटेट, ये कौन सा है? फॉर्मेट। ये फॉर्मेट फॉर्मेट है। है ये। वेरी गुड, ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसके अलावा, फॉर्मेट के अलावा और क्या बचता है? यहाँ पे इथाइल नजर आ रहा है? इथेनोएट। नहीं नहीं, इथाइल फॉर्मेट, ये कॉमन नेम है। अच्छा। ठीक है। हाँ, अब जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो इसको लिखोगे ईथा नोएट। सही है। और अब अच्छा, यहां पर क्या आपके कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा मीथाइल इथेनोएट। सिंपल। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। अच्छा जी। सर एक बात। तो इसका कॉमन नेम बताइए सबसे पहले। एनाइन क्या है इसमें? एनाइन प्रोपेन। प्रोपायोन। प्रोपायोन। कॉमन नेम में नहीं, हाँ 3 कार्बन है ना, तो प्रोपायोनेट। हाँ, तो वो प्रोपायोनेट आता है, क्योंकि प्रोपायोनिक होता अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, क्योंकि कॉमन नेम है। कॉमन नेम में प्रोपायो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर आईयूपीएसी होता है तो प्रोपा होता है। यानी उसमें प्रोपा और प्रोपायो का फर्क है, ये मैंने उस वक्त भी बताया था जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा था। तो ये हो जाएगा बेटा कार्बो प्रोपायोनेट। तो इसको तो आपने चलो निपटा दिया। अब इधर क्या नजर आ रहा है आपको? आइसोब्यूटाइल। टर्चरी ब्यूटाइल है। अच्छा, आइसोब्यूटाइल तुमने किस सूरत में कहा? मैं समझ गया, समझ गया मिर्जा। देखो बेटा, इसको आइसोब्यूटाइल भी कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, देखो जो हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे एक फंक्शनल ग्रुप है एक्स, और ये जुड़ा है इसके साथ। अब ये है तो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन भी है। लेकिन प्राइमरी के इस स्ट्रक्चर को अक्सर हम आइसो कहते हैं। मैंने, याद करो, चैप्टर 8 में पहचान बताई थी कि अगर प्राइमरी कार्बन के पीछे की तरफ सेकेंडरी जैसा स्ट्रक्चर नजर आए तो वो उसे आइसो कहते हैं। इसे हम आइसोब्यूटाइल कहेंगे तो सर कोई बुराई है क्या? बेटा बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसे टर्चरी ब्यूटाइल कह दो। ठीक है। अच्छा, इसे मैं टर्चरी ब्यूटाइल पे क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूं? बेटा उसकी वजह ये कि देखो, आइसोब्यूटाइल अगर कहोगे ना तो शायद वो ये इंडिकेट करा दे कि भैया यहां पर एक प्राइमरी कार्बन है। लेकिन अगर सिर्फ टर्चरी ब्यूटाइल बोलोगे तो वो इस बात की अलामत होगी कि कोई प्राइमरी कार्बन नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ गई मिर्जा? यस सर। अच्छा, अब इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखोगे ना तो आईयूपीएसी नेम भी इसको इसी तरीके से दे दो। ये तो आपका पूरा अटैच ग्रुप में चला जाएगा, ऑक्सीजन वाला हिस्सा जो है। ठीक है। ये जब आपका अटैच ग्रुप बनेगा तो क्या बन जाएगा ये? टर्शरी ब्यूटेनोइड। बिल्कुल, ये बना देंगे हम टर्चरी ब्यूटानोएट। सही है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोपाइल टर्चरी ब्यूटानोएट। सही है। अच्छा जी। एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा। ठीक है जी, तो आपको ये बताया गया कि इथानोएट, यानी कि O के साथ जो आपके पास अल्काइल लगा हुआ है उसको आपने लेना है ATE के साथ, और जो इधर एनाइनिक है, एनाइन है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिल कंपाउंड में, उसको आपने बेसिकली चेन लेना है। तो ये दरअसल उल्टा बता दिया
गलती ये है कि आपको दरअसल इसको लेना है चेन, यानी कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, इथाइल, और इसको आपको लेना है मतलब एटी वाले के साथ, तो ये हो जाएगा इथाइल मीथानोएट। दानिया आप सही है बेटा? जी सर। एंड थैंक यू, आपने बेटा करेक्ट कर दिया। तो अब ये सारे नाम हम पहले सही करते हैं बेटा, यानी कि अच्छा इसमें भी अब नाम हम सही करेंगे। तो देखो प्रोपाइल इधर इधर है, तो वो बेसिकली इधर आना है, और ब्यूटानोएट को उस तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा नाम इसका ब्यूटाइल प्रोपानोएट। सही है। सेम इसी तरीके से जब आखिरी वाले के नाम पर आएंगे, तो जहां पर ऑक्सीजन है ये आपके पास जो है वो, सर जी बेटे, सर ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल नहीं होगा, सिर्फ ब्यूटाइल होगा। ओ हाँ सॉरी, सही कहा बेटा, ये टर्चरी होगा, टर्चरी ब्यूटाइल प्रोपानोएट। अगेन इधर आइए, तो यहां पर हो जाएगा बेटा प्रोपाइल ब्यूटानोएट। ठीक है बेटा, समझ गए सब? यस सर। तो इसको बेटा सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ईस्टर के आईयूपीएसी नेम्स थे, जो हमसे कुछ गलती हो गई थी, अब हमने उसे सही कर लिया है। यहाँ पे भी तो गलती नहीं है कहीं, देखो यहाँ पर भी है। हो जाएगा मीथाइल इथानोएट। ठीक है, इसे जरा सही कर लीजिएगा बेटा।